मोदी जी ने नीतीश के सामने सरेंडर कर दिया है, उसके बाद भी ये कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए हैं कि 2024 में वो 2014 जैसा बहुमत मिल पाएगा बीजेपी को। क्या साथ नहीं 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 नहीं, वो जाऊंगा, आपने गलत सुना था। मिट्टी में नहीं नहीं, मिल प्रज्ञा जाऊंगा, जी, ये भी बोला था। मीडिया मीडिया की गलती, मीडिया की गलती। हम्म। वो फिर से सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं मर जाऊं। हम्म। उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा में जाने के लिए मर रहा हूं। मतलब गिरगिट भी रंग थोड़ा सा संभल के बदलते हैं, सांप भी केचुआ जो बदलता है तो कम से कम उसको 1 साल लगता है। इन्हें तो सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। नीतीश कुमार कारण नहीं बता पा रहे हैं कि वो आरजेडी से अलग क्यों हुए। तो बिहार की जनता को यह तय करना है कि उनके लिए क्या अच्छा था। उनके लिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अच्छे हैं या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अच्छे हैं, ये उनको देखना है। तो उन्होंने महाराष्ट्र में 50-50 करोड़, ये आरोप है, 50 खोके एकदम ओके, 50 करोड़ रुपए के खेल हुए, एक एक को दिया गया, सरकार बदली। अब यहाँ 25 करोड़ का खेल हुआ, अब ये लोग नहीं बिके। अब आम आदमी पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में तो ठीक है, कम से कम कि जब से वो पार्टी बनी तब से आज तक उसका एक भी विधायक या सांसद बिका नहीं। जैसे आपातकाल जैसा समय आने वाला है, विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आते आते जेल में होंगे, और तो इंडिया गठबंधन का फिर भविष्य क्या देख रहे हैं आप? मोदी जी के महागुरु रामभद्राचार्य जी ने नीतीश कुमार को विभीषण कह दिया है, तो जब नामकरण कर दिया है, विभीषण कह दिया है, तो फिर ऐसे अविश्वास वाले माहौल में नीतीश और भाजपा काम कैसे कर पाएंगे भाई? विपक्ष पे जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ चुनाव से पहले, उस पर आपका लास्ट कमेंट क्या है? नमस्कार। राम मंदिर उद्घाटन के बाद भी बीजेपी को नहीं लगता कि राम लहर उन्हें 2014 वाला बहुमत दिला सकती है। इसीलिए जो अमित शाह नीतीश कुमार के लिए कहते थे, नीतीश कुमार के लिए मंच से जिस अमित शाह ने कसम खाई थी कि वो उन्हें कभी नहीं लेंगे, उस नीतीश कुमार के साथ सरकार बना ली। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार से भी काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए हेमंत सोरेन, भूपेंद्र हुड्डा, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं पर, जैसे विपक्ष पर जो बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं है, उनके पीछे ईडी छोड़ दी गई है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मोदी जी ने नीतीश के सामने सरेंडर कर दिया है, उसके बाद भी ये कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए हैं कि 2024 में वो 2014 जैसा बहुमत मिल पाएगा बीजेपी को। क्या नहीं, यकीनन 2019 में जो नतीजे आए थे उसमें पुलवामा का बहुत बड़ा योगदान था। देश पे आक्रमण बताया गया था, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और एक साइकोलॉजिकल ये है पूरे विश्व में कहीं पे भी। याद कीजिए इंग्लैंड में जब मार्गरेट थैचर का स्कोर एकदम लो चला गया था पॉपुलैरिटी का, तो एक फोकलैंड नाम का एक टापू था, बहुत दूर था इंग्लैंड से, लेकिन उसको लेके इंग्लैंड ने युद्ध छेड़ दिया और उसके बाद वो फिर डंके की चोट पे वापस आ गई। तो अक्सर इसका उपयोग किया, 2019 में ये उपयोग हुआ है। अब पुलवामा हुआ नहीं हुआ, करवाया गया, होने दिया गया, ये बहुत सारी थियरीज है उसमें। उसमें सरकार भी क्लियरिटी के साथ नहीं है, सरकार के पक्ष के लोग भी कुछ अलग अलग बातें करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन वो परफॉर्मेंस अभी रिपीट नहीं होगा। फिर दूसरी बात होती कि मुझे 5 साल दीजिए और 5 साल चाहिए। पहले ये बोला गया था कि कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने चाहिए। वो 60 महीने दिए आपको 2014 से 2019 तक। फिर आपने कहा कि मुझे 5 साल और चाहिए। कोई भी बड़ा काम एकदम छोटे 5 साल में नहीं होता। अब 10 साल दिए। 10 साल में अब आपने ये बोलने शुरू कर दिया कि मोदी की गारंटी है। मोदी की किस बात की गारंटी? ये वॉर क्राई होता है, अगली बार 400 पार। ये उनको भी पता है कि अंदर अंदर खाने कितनी स्थिति विकट है कि, और उसके बाद ये 12वां राज्य होगा। 11 राज्य तो पहले भी, वो 12वां राज्य है 2014 से लेके आज तक टैक्स की वजह से गया। मैं इस बिहार में भी ईडी सीबीआई का इस पे आऊंगा। लेकिन जब आपने पूछा कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर की गारंटी मोदी की नहीं थी। राम मंदिर की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की थी। राम मंदिर की गारंटी समस्त हिंदू समाज के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों की थी। राम मंदिर की गारंटी शंकराचार्यों की थी। राम मंदिर की गारंटी हनुमानगढ़ी से लेके अखाड़ों तक की सबने गारंटी ली थी, राम मंदिर करेंगे। और राम मंदिर के लिए अथक सबने प्रयास किया। लेकिन राम मंदिर बना कैसा? राम मंदिर का सॉल्यूशन कोर्ट से ही निकला। ये सर्वोच्च न्यायालय को टोटल क्रेडिट जाता है। उस 5 जजेस को क्रेडिट जाता है कि जिनके पीठ ने ये व्यवस्था दी कि यहाँ मंदिर बनेगा रामलला का। और ये तो एक इंस्ट्रूमेंट थे पीएमओ को, क्योंकि सरकार में कोई भी होता, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी जी को आदेश देते हैं, उन्होंने कहा कि हम सरकार को आदेश देते हैं। सरकार में कोई भी होता तो वो आदेश को मानना पड़ता। और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बना के मंदिर बनाइए।
क्योंकि सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, तो एक ट्रस्ट बनाई। अब वो ट्रस्ट, क्योंकि सरकार में भाजपा है तो ट्रस्ट में वही भाजपाई और संघी लोग होंगे। तो अब ये कल कहेंगे कि हमने राम मंदिर, रामलला को लाए हैं, इनकी औकात नहीं है, कोई किसी की औकात नहीं इस पृथ्वी पर, रामलला को लाएंगे। हमारे रामलला ने अवतार लिया था, रामलला लेकिन अवतार सर लेते हैं। प्रोजेक्ट इसी तरीके से किया जा रहा है कि नहीं मोदी नहीं, राम को प्रोजेक्ट लाए है हैं। चला। अब ये तो ये कहेंगे कि भाई राम को महिमा, मतलब राम को हर इंसान के दिल में बसाने का काम मोदी जी ने किया। अब मोदी जी को स्वयं विष्णु का अवतार ही कहने लगे, तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। क्या बचता है? मोदी जी को राम साथ खड़ा कर दिया। मतलब भगवान विष्णु के एक अवतार का प्राण प्रतिष्ठा दूसरे अवतार ने किया। यही यही होगा जो चंपत राय ने कहा कि वो विष्णु का अवतार है। कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं, वो अपने अपने लोगों को कुछ भी कहे। कल कोई कहे कि राहुल गांधी अवतार है, कोई कहे ममता बनर्जी दुर्गा का अवतार है, कोई कहे कल लालू प्रसाद यादव हनुमान जी का अवतार है। ऐसा थोड़ी सर होता है। चलिए, ये तो चलिए राजनीतिक प्रोपेगेंडास तो हो गए, ये एजेंडास हो हो गया। गए। लेकिन हाँ। सवाल ये है कि इन 10 सालों में किया क्या? इस 10 सालों में आपने कहा 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ गरीबी के ऊपर आ गए। वो बार बार प्रधानमंत्री आजकल हर भाषण में कहते हैं हाँ। कि 25 करोड़ गरीबी के ऊपर लाए। कौन सी गरीबी के ऊपर लाए? किस डाटा में किया? कौन सा डाटा, फर्जी डाटा उठा के लाए नीति आयोग ने? जिस देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज नहीं मिलने पर भूखे मरते हो, ये मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल तक मुझे अनाज देना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग भूखे सोए। इसके मायने हैं कि 81 करोड़ लोग, इस देश के 140 करोड़ में से 81 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आप कौन से 25 करोड़ को लेके आए ऊपर? क्या आप सिर्फ करोड़पतियों को अब्जोपति बना गए, लखपति को करोड़पति बना गए, और जो किसान वैसे की वैसा रह गया, बाकी लोग वैसे की वैसे रह गए? तो ये फर्जी डाटा ये कहते हैं, लेकिन लोगों को महसूस होता है। महंगाई लोगों को महसूस होती है, बेरोजगारी लोगों को महसूस होती है, ये तमाम चीजें महसूस हो रही है। इसलिए वो भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस की बात होगी। गारंटी कहते हैं। मेरे हिसाब से करीब करीब इन्होंने 700-800 योजनाएं 2014 से लेकर आज तक बताई है। लेकिन इन योजनाओं का है क्या? योजनाओं का क्रियान्वयन क्या हुआ? योजना का मॉनिटरिंग क्या हुआ? आपने वो आयुष्मान भारत कर दी 5 लाख में। उदाहरण देता हूं मैं, 5 लाख में आपने कहा इलाज हो जाएगा। आप कहते इतने करोड़ लोगों ने इलाज हुआ, लेकिन उसमें हुआ क्या? आपको 60% पैसा प्रीमियम का देना था, 40% राज्य सरकारों का भरना था। आज जो प्रीमियम 700-800 में था, वो आज 2000 हो गया। लेकिन आप उतना ही 60% देने को तैयार हो, इसका मतलब वर्तमान में राज्य सरकारों पे बोझा पड़ गया। तो राज्य सरकार कर्जा ले लेके योजनाएं चला रही है। कई राज्य सरकार की योजना चल नहीं पा रही है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके आप तह में जाएंगे। राम लहर कुछ काम नहीं आ रही है क्या? बन नहीं पाई राम का मंदिर हो गया। स्ट्रगल राम मंदिर के लिए था, अब राम का मंदिर हो गया। अब राम राज्य स्थापन करिए। मैं तो उल्टा कहता हूं, जब तक राम का राज्य नहीं है तब तक राम नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि राम काज हो गया, अब राजकाज करेंगे। और राजकाज क्या करेंगे? राजकाज ऐसा करेंगे कि आप सरकार गिरा देंगे किसी की। आप जिसको कल तक गाली दे रहे थे, अपने पार्टी के दरवाजे बंद करने के लिए बोलते, जिसको पलटू राम बोलते थे, जिसको आए दिन आपने पानी पी पी के आपके लोगों ने कोसा है, आज आप उनको गोद में लेके बैठे हैं। भ्रष्टाचारियों को अपने साथ में लाके सदाचारी बनाने का प्रयास करते हैं। ये राम राज्य नहीं है, ये आपका परफॉर्मेंस नहीं है। सरकार चुनाव के रास्ते से उठाइए आप। सरकार चुनाव में जाइए, सरकार बनाइए। इतनी खौफजदा क्यों है, इतनी डरी हुई क्यों है? क्योंकि एक तरफ देखिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाना पड़ गया, मोदी जी को सरेंडर होना पड़ गया नीतीश कुमार के आगे। दूसरी तरफ सर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा जो है सरकार तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो ये सब इतनी खौफजदा क्यों है बीजेपी? आपको 272 सीटों के लाले पड़े हुए हैं, जो एक सामान्य मेजॉरिटी है। आपका आकलन घूम फिर के 230, 220 और 230 के बीच में घूम रहा है। 230 और 220 के बीच में घूमने के लिए, वो 272 लाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपने 3 ही राज्यों में विजय लिखाई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। वहां आपने राज्य विधानसभा में जीतने से लोकसभा के टैली में फर्क नहीं पड़ा। वहां की मैक्सिमम सीटें आपके पास थी, वो रहेगी। लेकिन बिहार में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, दिल्ली पंजाब में क्या होगा, दक्षिण में क्या होगा, कर्नाटक में क्या होगा? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब नहीं। तो झारखंड में क्या होगा? तो झारखंड में यदि ऐसे हाथ में नहीं आते तो वैसे हाथ में ले आए। अब मैंने बताया कि आपको ये
ये उन्होंने महाराष्ट्र में 50-50 करोड़, ये आरोप है, 50 खो के एकदम ओके, 50 करोड़ रुपए के खेल हुए, एक एक को दिया गया, सरकार बदली। अब यहाँ 25 करोड़ का खेल हुआ, अब ये लोग नहीं बिके। अब आम आदमी पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में तो ठीक है कम से कम, कि जब से वो पार्टी बनी तब से आज तक उसका एक भी विधायक या सांसद बिका नहीं, सत्ता में रहते हुए। रिटायरमेंट के बाद या पद जाने के बाद कहीं पार्टी बदली होगी तो बात अलग है, लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद वो कभी पैसे से बिका नहीं या कहीं गया नहीं। इसलिए तीसरी बार ये प्रयास किया गया आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, वो नहीं टूटी, वो इंटैक्ट है। तो फिर क्या करो, केजरीवाल को जेल में डालो। ऑलरेडी मनीष सिसोदिया नंबर 2 पोजीशन पे जेल में, जैन साहब जो फाइनेंस करते थे वो जेल में, संजय जो सबसे बड़े वोकल थे वो जेल में, फिर केजरीवाल जी को जेल में डालो। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? जब सारे महानायक सेनानी यदि जेल में चले गए तो फिर ये आम आदमी को हरेगा। वैसे वहां लालू और तेजस्वी को यदि जेल में जाते हैं तो आरजेडी का चुनाव कौन लड़ेगा? तो आरजेडी का खच्चीकरण करिए, और उसके बाद हेमंत सोरेन को यदि जेल में डाल देते हैं तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा दिशाहीन हो जाएगा। ये सोच है इनका। ये दिशा, रिजल्ट क्या होंगे तो अलग है। क्या जनता वहां चुनाव लड़ेगी? क्या लालू को और तेजस्वी को जेल में डालने के बाद बिहार की जनता स्वयं सामने आ जाएगी? आज राहुल गांधी को जो अभूतपूर्व समर्थन दिखाई दे रहा है और जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसकी, उसमें तो सब लगता है कि बिहार में क्या कांग्रेस भी जिंदा हो रही है मतलब, या फिर सारा विपक्ष इंडिया गठबंधन को जो इन्होंने तार तार बोल दिया था वो तार तार नहीं, ये तो इनकी सपने तार तार करता हुआ नजर आता है। जो बिहार की यदि भीड़ आज के बारे में बोलूं, आसाम की भीड़ यदि मैं आपको बोलूं, तो कुल मिलाकर आपको 272 के लाले हैं। इसलिए एन केन प्रकरण आपके पास क्या है? तब मैंने कहा लालू, ईडी का महत्व कैसा? देखिए 19 जून 2023 को एक गब्बू सिंह जो लल्लन सिंह के खास थे, उनके यहाँ रेड हुई ईडी की। फिर विजय चौधरी के साले, उनके यहाँ रेड हुई। विजय चौधरी ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये 23 जून को रेड हुई। 19 जून को गब्बू सिंह के यहाँ, 23 जून को विजय चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर बहुत नजदीकी थे नीतीश के, उनके यहाँ रेड हुई। ये सारे नाम मैं वो ले रहा हूं जो जनता दल यूनाइटेड से रिलेटेड है। आरजेडी वाली बात नहीं कर रहा मैं, अभी बिहार की बात कर रहा हूं। और फिर बाद में 15 सितंबर को एक रेड हुई एक एमएलसी के घर, शाह साहब जो कहते हैं बहुत बड़े उद्योगपति, बिल्डर, होटेलियर और बेहद बेहद करीबी अमित शाह, नीतीश कुमार के। अब उनके यहाँ एक लाल डायरी मिलने का जिक्र है। ईडी के अधिकारी जिनसे हमारी बात होती रहती है, एक लाल डायरी मिली और लाल डायरी में जो एंट्रीज है उसको डिकोड करने के बाद सीधा संबंध कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत नजदीक है नीतीश कुमार के, और कुछ सीधा नीतीश कुमार के चेहरे पे दाग आते। देखिए 19 जून, 23 जून और 15 सितंबर, इन तीनों रेड का अब कोई जिक्र नहीं। शाह साहब जेल में डालने के बाद उसके बाद कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई और लोगों को बुलाया नहीं गया। तो ये 15 सितंबर से लेके जनवरी 22-23 तक ये निगोशिएशन चल रहे थे, ऐसा मुझे आशंका है। और उसी में अभी भी नीतीश कुमार कारण नहीं बता पा रहे हैं कि वो आरजेडी से अलग क्यों गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर, आज जिस तरीके से तमाम विपक्ष के नेताओं पर ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है, वो तमाम विपक्ष के नेता जो बीजेपी के आगे नतमस्तक नहीं हो रहे हैं। मुझे तो मीसा भारती हो गई, राबड़ी देवी हो गई, लालू जी हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ये तमाम नेता, आने वाला चुनाव वहां दक्षिण में, वहां पे ममता के भतीजे पे रडार पे ही है। दक्षिण में स्टालिन, महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक पर भी वो भी पूछताछ के लिए बुलाया है विधायक। और आदित्य ठाकरे खुद स्टेट एसटीएफ के रडार पे है। रोहित पवार जो शरद पवार के नाती है, उनके ऑलरेडी ईडी का प्रकोप चल ही रहा है। ये घेरने का मुझे लगता है प्रज्ञा जी, जैसा आपातकाल लगता है क्या बीजेपी डरी हुई है? ये डर नहीं है तो क्या है? यदि मेरा ये विश्वास है, यदि आप में इतना दम है, आपको इतना विश्वास है मोदी की गारंटी का, फिर आप छोड़ दीजिए सारी चीजें।
सीधे चुनाव में सामने जाइए। मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा कि मैं चुनावी बिगुल नहीं बजाता, मैं तो विकास का बिगुल बजाता हूं, लोग चुनाव में यूं ही मुझे जितवा देते हैं। जब इतना आपको है विश्वास, तो फिर ये आरजेडी की सरकार से घुसने का, मतलब बिहार में सरकार में जाने की जरूरत क्यों? आपको अपना इलेक्शन कमिश्नर क्यों चाहिए? क्यों कानून में बदलाव करना पड़ा? क्यों नहीं आप कहते? मेरे जैसा आदमी यदि इतना विश्वास के लबालब भरे हुआ होता, तो मैं तो कहता कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 4 लोगों की एक टीम बनाओ और आप तय करो इलेक्शन कमिश्नर कौन चाहिए। क्योंकि वो ग्राउंड भी आपका होगा, वहां अंपायर भी आपके होंगे, वहां मैच के रूल भी आपके होंगे। खेलूंगा मैं, क्योंकि मुझे मेरे प्रतिभा पे इतना विश्वास है कि आपके अंपायर, आपका ग्राउंड, आपकी क्राउड और आपके कानून, इसके बाद भी मैं मैच जीत के निकलूंगा। ये विश्वास चाहिए। ये विश्वास खोखला है। ये इतना खोखला है कि मुझे मेरा रेफरी भी मेरा चाहिए, रूल भी मैं बनाऊंगा, और सामने वाले खिलाड़ियों में जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी है इनको मैं बाहर करवाऊंगा। बिल्कुल जो खिलाड़ी कमजोर है उन्हीं के साथ खेलूंगा और फिर बताऊंगा कि देखो इस बार मैं जीत गया। ये आपकी हताशा है। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव के पहले, बात लीजिए, मान लीजिए मेरी बात, चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन के ढेर सारे बड़े नेता जेल में होंगे। अच्छा। ये आपातकाल का दृश्य आपके सामने एक बार फिर खड़ा होगा। ये तो तय सर है। बिहार में अच्छा नीतीश कुमार का भविष्य क्या देख रहे हैं? तेजस्वी तो कह रहे हैं जेडीयू बिल्कुल खत्म, फिनिश। देखिए, ये राजनीतिक दल कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं खत्म हुआ हूं, और वो कोई नहीं कहेगा कि मेरा विपक्ष जिंदा है। राजनीति के मैंने वो भी दिन देखे जब 2 मेंबर की पार्टी बनी थी बीजेपी, मात्र 2 सांसद थे बीजेपी के। मैंने भाजपा का वो भी समय देखा, और भाजपा आज 305 प्लस है वो भी देखा। मैंने 400 से ज्यादा समर्थन प्राप्त कांग्रेस भी देखी। मैंने कांग्रेस को 44 पे भी देखा। ये राजनीति है, यहाँ पलट तलट होता है। इस देश की जनता ने प्रजातंत्र जिंदा रखा है। ये जनता आज भी आईना दिखाती है, और मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये आईना दिखाएगी। जो बिहार की जनता को ग्रांटेड लेते हैं, और हास्यास्पद है, भाजपाई एक कारण देते हैं कि नीतीश और हम साथ में चुनाव लड़े थे, इसलिए ये मैंडेट हम दोनों का था। नीतीश ने गलती की, फिर वापस आ गए, अब ये मैंडेट दोनों का है, इसीलिए लोकतंत्र के हिसाब से ये ठीक चल रहा है। मानता हूं मैं, ठीक चल रहा है। लेकिन फिर जब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ी थी, तब आपने नीतीश के साथ सरकार जब बनाई, तब आपको जनादेश का याद नहीं आई? तब आपकी शर्म कहां गई थी? जब सत्ता का मक्खन खाना होता है तो हर गलत चीज सही दिखाई देती है, और हर सही चीज यदि आप सत्ता से बाहर जाते हो तो फिर गलत दिखती है। ये इनका देखने का नजरिया है। हम पत्रकार लोग हैं, हमारा नजरिया एक ही होता है, सही या गलत। और बिहार में तो विपक्ष बदल रहा है, सत्ता तो वही है। पिछले कई सालों से नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं, कभी बीजेपी विपक्ष में रहती है, कभी आरजेडी विपक्ष में रहती है। किसी ने मुझे कहा कि भाई ये समाजवादियों को क्या हो गया, बताओ, ये समाजवादी ऐसे करने लगे। मैंने बोला, समाजवाद का एक ही चेहरा बचा है इस देश में, नवे पूरे पृथ्वी पर। समाजवाद इस विचारधारा का, वो है नीतीश बाबू। सही मायने में वो समाजवादी है। कभी बीजेपी को भी सत्ता में लाते हैं, कभी आरजेडी को भी सत्ता में लाते हैं। वो सबके साथ न्याय करते हैं। समाजवाद माने सबके साथ इक्वल दृष्टि से रहना। ये समाजवाद का द्योतक नीतीश कुमार है। देखिए, वो किसी को नाराज नहीं करते, वो सर सबको जैसे सत्ता में रखते हैं। हाँ, आपने कहा सर जैसे आपातकाल जैसा समय आने वाला है, विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आते आते जेल में होंगे, और तो इंडिया गठबंधन का फिर भविष्य क्या देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन में से एक सज्जन निकल गए, हम सज्जन ही कहेंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन को बिहार में झटका लगा, लेकिन अब आरजेडी कांग्रेस मिलके जाति का कैसा करते हैं। और ये एक बात जरूर आरजेडी के फेवर में जाती है, वो ये कि नीतीश कुमार ने पिछले 1 साल में जो फैसले लिए, जातिगत जनगणना हो, रिजर्वेशन हो 75% का, लोगों को लाखों की नौकरियां देना हो, या 2 लाख रुपए
94 लाख परिवार को देने की घोषणा करना हो, ये तमाम चीजें नीतीश कुमार तब कर पाए जब वो आरजेडी के साथ थे। इसके पहले बीजेपी के साथ थे। इसमें से एक भी योजना वो बीजेपी के साथ मिलकर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इन तमाम योजनाओं का बेस जो है वो है जातिगत जनगणना, और भाजपा जातिगत जनगणना के घोर विरोधी है। इसलिए यदि बिहार की जनता को लगता है कि नीतीश ने जो बहुत अच्छे निर्णय लिए, वो निर्णय सिर्फ आरजेडी की वजह से हो पाए, ये निर्णय सिर्फ इंडिया गठबंधन की वजह से हो पाए। अब जैसे ही एनडीए गठबंधन में गए, वो निर्णय लागू होंगे कि नहीं होंगे, इस पे भी अब डाउट आता है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा राजस्थान में बंद हुई, क्या वैसा यहाँ पे भी पैसे के नाम पे कुछ चीजें बंद हो जाएगी? सवाल ये है। तो बिहार की जनता को ये तय करना है कि उनके लिए क्या अच्छा था। उनके लिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अच्छे हैं या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अच्छे हैं, ये उनको देखना है। क्योंकि उन्होंने इन पिछले विधानसभा से लेके इस विधानसभा तक पिछले 5 साल में नीतीश को बीजेपी के साथ देखा, नीतीश को आरजेडी के साथ देखा, फिर नीतीश को बीजेपी के साथ देखेंगे। यही 5 साल में का होने वाला फ्लिप फ्लॉप है। सर एक तो चीज ये और, जनता को तय करना है। मोदी जी के महागुरु रामभद्राचार्य जी ने नीतीश कुमार को विभीषण कह दिया है, तो अब जब नामकरण कर दिया है, विभीषण कह दिया है, तो फिर ऐसे अविश्वास वाले माहौल में नीतीश और भाजपा काम कैसे कर पाएंगे भाई एक साथ? विभीषण उन्होंने कह दिया कि उनको लगा कि लंका को विभीषण छोड़ के आ गया राम के पास। तो जब ये विभीषण इनको छोड़ के चला गया था, तब उसको क्या कहेंगे आदरणीय गुरुजी? ये विभीषण लंका में पैदा नहीं हुआ था, ये विभीषण आपका भाई था। नीतीश कहते हैं हम जहां थे वहीं आ गए हैं। तो जहां थे तो नीतीश तो समाजवादी थे। जब आरजेडी के साथ गए तो उन्होंने कहा कि पहली बार विचारधारा के साथ आया हूं, समाजवादी विचारधारा है इसलिए साथ हूं। तो वो कहे कि मैं सांप्रदायिक हूं, क्योंकि बीजेपी को मैं सांप्रदायिक उन्होंने कहा था, हमने थोड़ी कहा था। मोदी को सांप्रदायिक उन्होंने कहा था। गोदरे के बाद मोदी जी का बायकॉट करने वाले नीतीश कुमार थे। तो मोदी जी को भला बुरा कहने वाले भी नीतीश कुमार, बीजेपी को सांप्रदायिक करने वाले भी नीतीश कुमार, और वो वापस बीजेपी में आके कहते हैं कि जहां था वहीं आया हूं, तो वो सांप्रदायिक थे। फिर समाजवाद का चोला क्यों पहनना? फिर सर्व धर्म समभाव की बात क्यों करना? आपको कहीं तो बोलना पड़ेगा कि वो क्या है। मैं साल में एक बार समाजवादी हूं, साल में एक बार मैं धर्मांध हूं, ये थोड़ी चलेगा। गिरगिट भी रंग थोड़ा सा संभल के बदलते हैं, सांप भी केचुआ जो बदलता है तो कम से कम उसको 1 साल लगता है। इन्हें तो सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर आखिरी सवाल, ये अपने आप को फिर से परिभाषित करे, जो भी परिभाषित करे फाइनल करे। सर फाइनली बोला था पिछली बार नीतीश कुमार ने कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना कबूल है, लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा। वो आपने गलत सुना था, मिट्टी में मिल जाऊंगा ये भी बोला था। मीडिया की गलती। वो फिर से सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं मर जाऊं, उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा में जाने के लिए मर रहा हूं, भाजपा ले नहीं रही है। तो फिर भाजपा ने ले लिया, उनके मन की बात हो गई। आखिरी सवाल है सर, विपक्ष पे जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ चुनाव से पहले, उस पर आपका लास्ट कमेंट क्या है? मेरा कमेंट यही है कि ईडी का जितना भी है, ईडी ने अभी तक जितने लोगों को अरेस्ट किया उसमें से 2 लोगों को जमानत मिल चुकी है। एक है संजय राउत, संयोग से दोनों महाराष्ट्र से, और एक है देशमुख साहब, अनिल देशमुख, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। जी देखिए, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के गृह मंत्री जेल में रहे एक साथ, उनकी दोनों की जमानत जब हुई तो उस जमानत के निर्णय में जो टिप्पणियां रही और जो ऑब्जर्वेशन है जज साहब का, वो ये है कि इन दोनों के ऊपर, संजय राउत के केस में तो उन्होंने कहा कि अरे भाई इनको कहां पकड़ के लाए, इसमें जो मुख्य आरोपी है वो तो बाहर घूम रहे, आपने किसको पकड़ के लाया? और अनिल देशमुख के केस में उन्होंने कहा कि ये तो ईडी का केस बनता ही नहीं, आपने कैसे इसको बुक किया? क्योंकि ये केस सिर्फ जमानत के लिए आया था, इसलिए दोनों को जमानत दी। तो कम से कम इन दोनों के जमानत के निर्णय की में की हुई टिप्पणियां और ऑब्जर्वेशन
तो ये बताते हैं कि ईडी फर्जी काम करती है हम्म और ईडी को वाकई इस देश के प्रति समर्पित है। हम्म तो फिर ईडी के पास ये छोटे मोटे क्या, आप 100 करोड़ और 200 करोड़ की बात करते हैं। ईडी के पास सबसे बड़ा एक केस पड़ा हुआ है जिसमें ईडी को तुरंत एक्शन लेनी चाहिए, वो है अडानी सेटअप केस, जहां गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी से 3,000 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। वो पैसे कोल के ओवर बिलिंग के थे और ये बिलिंग विदेश हुआ है। इसका मतलब ओवर बिलिंग के नाम पे पैसा बाहर गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्लियर कट केस है। गुजरात जी गवर्नमेंट का पत्र है, अंबानी के ना, अडानी के नाम पे है। 3,000 करोड़ रुपए आपने हमसे एक्स्ट्रा लिए, ओवर बिलिंग करके कोयले के, ये आरोप है। कोयले के बिलिंग यूएई, सिंगापुर और ताइवान हुए हैं, कोल इंडोनेशिया से आया है। क्लियर कट केस है ईडी का। क्या ईडी अपने देश के प्रति, यदि देश के लिए काम करती है तो क्या ईडी एक्शन लेगी? नहीं तो ईडी जो भाजपा के लिए काम कर रही है वो तो अपना काम दिखाई रही है रोज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। तो बीजेपी 24 के चुनाव से पहले किस तरह से खौफजदा है, कितनी डरी हुई है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर थे। दर्शकों का भी शुक्रिया, आपका शुक्रिया, धन्यवाद।